बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9 फिजिक्स की बुक को स्टार्ट किया था और इसका पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसके कुछ टॉपिक्स भी कवर किए थे। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के चैप्टर में हमने किन किन चीजों को स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स को देखा था। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले टॉपिक के अंदर भी देखा था। फिजिकल साइंसेस की टर्म जब हमने पढ़ी थी कि साइंस का जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, एक है फिजिकल साइंसेस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में उन चीजों की स्टडी की जाती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स के। फिर हमने ये पढ़ा लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले टॉपिक में कि फिजिकल साइंसेस को 19th सेंचुरी में 5 डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मीटरोलॉजी। अब हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा। आज हम देखेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस। फिजिक्स इज वास्ट एंड इज देयरफॉर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैनी अदर ब्रांचेस। फिजिक्स का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट, बहुत ज्यादा वसी है, यानी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चीजें हैं और इसको हम इसलिए सब डिवाइड कर देते हैं बहुत सी ब्रांचेस में। यानी फिजिक्स से सब्जेक्ट में, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि फिजिक्स से सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर, एनर्जी और उनका आपस में इंटरेक्शन। और फिजिक्स का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना वास्ट है कि उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं बहुत सी ब्रांचेस में। यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत सी चीजों को हम स्टडी करते हैं और फिर उसी की बेस पे हम उसको डिवाइड करते जाते हैं। These branches of physics are increasing as the technology is progressing। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्नोलॉजी में भी फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है कि डेली लाइफ में जो टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही है तो उसके पीछे किसके लॉज यूज हो रहे हैं, फिजिक्स के। तो वही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेसिंग मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है तो उसके साथ साथ ही फिजिक्स के जो है ब्रांचेस भी बढ़ती जा रही है। यानी नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो फिजिक्स की एक नई ब्रांच के बारे में हमें पता चलता है। However, the major branches of physics include, अब major branches of physics क्या है? Mechanics, optics, oscillation and waves, thermodynamics, electromagnetism, astrophysics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics। यहाँ पे इन्होंने मेजर ब्रांचेस का जिक्र किया। अब यहाँ से आप लोगों को नेम्स लिखने के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन में और डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग का जो है वो कंसेप्चुअल पेपर बन रहा है तो आप लोग को इनकी डेफिनेशन और ये पता होना चाहिए कि ये जो एक ब्रांच है मैकेनिक्स, इसके अंदर हम किन चीजों की स्टडी करते हैं। यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिक्स। द ब्रांच दैट स्टडीज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट कॉज them to move or remain at rest। यानी वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और उस फोर्स को जो कि वो मोशन करवाती है। यानी किसी चीज पे जब फोर्स लगती है तो तब वो मूव करता है। यानी किसी चीज को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो तब वो उसकी मूवमेंट होती है, वो अपनी जगह से हिलता है। यानी किसी चीज को आप जब धक्का देते हैं तो उसकी तब वो आके मूव करता है ना। यानी कोई फोर्स आप उस पर अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो तब वो उसकी मोशन होती है। तो वही बताया जा रहा है कि वो ब्रांच जिसमें हम एक तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं और उस फोर्स को स्टडी करते हैं जो कि वो मोशन करवा रही होती है। यानी वो फोर्स जब लगती है तो मोशन होती है। तो इन दोनों चीजों को आप स्टडी करते हैं कि वो फोर्स भी जो लग रही है एक ऑब्जेक्ट पे और वो मूव कर रहा है और उसकी वो मोशन भी। इन दोनों चीजों को किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है? मैकेनिक्स में। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि इस ब्रांच में हमने क्या पढ़ना है, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट कॉज देम टू मूव और रिमेन एट रेस्ट। अब रिमेन एट रेस्ट का क्या मतलब है कि जो मूव कर रही है बॉडी, उसको भी रोकने के लिए आपको कोई फोर्स लगानी पड़ती है ना उसको रोकने के लिए। जैसे आपकी तरफ कोई चीज मूव करके आ रही है, कोई भी चीज आप इमेजिन कर लें, तो उसको रोकने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स है, उस फोर्स को भी हम स्टडी करते हैं और उस मोशन को भी। तो इन दोनों चीजों की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है? मैकेनिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब मैटर एंड एनर्जी को जो स्टडी है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे हम किस ब्रांच में करते हैं? क्वांटम फिजिक्स। यानी क्वांटम फिजिक्स जो है वो डील करती है बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक और सब एटॉमिक। एटम जो है वो बहुत छोटा लेवल है, ठीक है, और सब एटॉमिक लेवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और
क्वार्ट्स वगैरह जो है वो बहुत ही छोटा, यानी नेकेड आई से हमें वो चीजें नजर भी नहीं आती। वो भी मैटर के अंदर एटम, एटम जो है वो मैटर का एक छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल है। फिर एटम के अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इन चीजों की सब एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे जो स्टडी की जाती है मैटर और एनर्जी की, तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। अब फिजिक्स की डेफिनेशन ही देख लेना। फिजिक्स की डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। अब वही स्टडी मैटर और एनर्जी की, वही स्टडी जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स वगैरह की स्टडी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। यानी यहाँ से एक ब्रांच बन गई फिजिक्स की कि मैटर और एनर्जी की जो स्टडी हो रही है, लेकिन अगर एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे हो रही है, तो यहाँ पे किस ब्रांच में हम उसको स्टडी कर रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ऑप्टिक का लफ्ज यहाँ पे भी आएगा, आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए, लाइट। यानी जहाँ पे भी हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे ना, कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो आप साइंस में पढ़ के आते हैं, लाइट के बारे में कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, आपकी इमेज में कैसे पड़ती है, और आपकी जो है आई में सॉरी कैसे पड़ती है, और इमेज कैसे बनाती है, वो सारी स्टडी जो है वो भी हम फिजिक्स के इस जो है ब्रांच में करते हैं, ऑप्टिक्स में। The branch of physics that studies the behavior and properties of light, including how it interacts with matter. मैटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करती है। जैसे कुछ होता है रिफ्रैक्टिंग, जैसे कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास कर जाती है, तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो जाता है। जैसे जिनसे लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, तो वही मैटर, यानी वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, यानी मैटर पे कैसे पड़ती है, कौन सा फिनोमेना हो रहा होता है। तो वो सारी जो स्टडी है वो भी हम फिजिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और अलग से इसकी एक ब्रांच बना दी गई है, उसका क्या नाम है? ऑप्टिक्स। यानी जिसमें सारी की सारी स्टडी जो है हम लाइट के बारे में करेंगे। अब ऑप्टिक्स की जो है ब्रांच, उसमें हम स्टडी नहीं कर सकते एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, लेवल की लेवल पे। यानी ऑप्टिक्स में सिर्फ हम लाइट को स्टडी करेंगे, और क्वांटम फिजिक्स जो है उसमें हम सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे मैटर और एनर्जी की स्टडी करेंगे। यानी कि अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई एक एक चीज के लिए। जैसे लाइट की स्टडी करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, और उसको देखने के लिए कि वो बाकी मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे कैसे उसकी फिनोमना होता है, तो वो सारे जो है उसमें हम किस कौन सी ब्रांच में देख रहे होते हैं? ऑप्टिक्स में। अच्छा, तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास ऑप्टिक्स के बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लफ्ज पे अगर आप गौर करें, तो इसमें दो चीजें हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट का भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास उसका, और मैग्नेटिज्म, मैग्नेट जो होता है उसका आपस में रिलेशनशिप। वे मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इस ब्रांच में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपस में इनका रिलेशनशिप, कि जब मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जब मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या क्रिएट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी दोनों आपस में क्या है, मतलब इनका आपस में रिलेशनशिप है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो वो भी क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये भी पूरी की पूरी एक अलग से ब्रांच है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी जो है, रिलेटिविटी एक जो है ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मजेदार भी और ट्रिकी भी है। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और आइंस्टाइन ने क्या कहा कि रिलेटिविटी मींस दैट टाइम एंड स्पेस आर नॉट द सेम फॉर एवरीवन। उसने कहा कि हमारे पास जो टाइम है और स्पेस है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। स्पेस का मतलब यहाँ पे आउटर स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस से मुराद पोजीशन या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो चीजों के दरमियान जो है डिस्टेंस वो। उसने कहा कि टाइम जो है और स्पेस सबके लिए एक जैसा नहीं है, दे डिपेंड ऑन हाउ फास्ट यू आर मूविंग। यानी आप ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस चीज के ऊपर कि आप कितना ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो आपका टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, और डिस्टेंस भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटिविटी का, इसको रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और ये आइंस्टाइन ने दिया कि टाइम आपका स्लो हो जाता है, और जो है स्पेस जो है, डिस्टेंस जो है आपका
बहुत शॉर्ट हो जाता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये थोड़ी-सी स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई वाली स्पीड। अगर उसके साथ आप मूव करते हैं तो आपका टाइम जो है स्लो हो जाएगा और स्पेस मतलब डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। इतना सा आप समझ लें, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है लेकिन आगे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ये इस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए अब आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि टाइम एंड स्पेस जो है वो सेम नहीं है सबके लिए, तो रिलेटिविटी की एक पूरी एक ब्रांच बन गई। यानी फिजिक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें इतनी ज़्यादा स्टडी है कि हर चीज़ के लिए अलग-अलग ब्रांचेस बना देंगे। हर चीज़ की स्टडी के लिए उसके उसके अंदर फर्दर और ज़्यादा स्टडी है, और ज़्यादा चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यानी इसमें 2 चीज़ें, एक तो एटॉमिक फिजिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक से हमें साफ पता चल रहा है कि एटम के बारे में, द एंटायर एटम इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड इट। अब एटम जो है क्या है? एटम क्या है? हमारे पास मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और एटम का स्ट्रक्चर हम साइंस के सब्जेक्ट में बेसिक लेवल पे, छोटे लेवल पे पढ़ के आते हैं। दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। आस-पास जो है शेल्स में हमारे पास क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे पूरे की पूरे एटम की बात हो रही है, यानी एटॉमिक फिजिक्स जो है उसके अंदर हम पूरे के पूरे एटम की स्टडी करेंगे, पूरे एटम की, इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ स्टडी करेंगे और न्यूक्लियस को भी स्टडी करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे। जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियस यानी सिर्फ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हिच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स की स्टडी करेंगे और न्यूट्रॉन्स। इसके नाम से आप लोग याद कर लें, अगर थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, उसका नाम देख लेंगे, तो आप अपनी वर्डिंग में भी, जब आपको समझ आई होगी कि इस ब्रांच में हमने क्या क्या स्टडी करते हैं, तो आप अपनी वर्डिंग में उसको लिख सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स में हम एंटायर एटम की स्टडी करते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन, दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की स्टडी होती है। जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम की। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे के पूरे एटम, एटॉमिक फिजिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस होता है। उसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में होते हैं, तो उसकी स्टडी हो रही होती है। नेक्स्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम कैरिंग एनर्जी विदाउट मूविंग द मीडियम इटसेल्फ। अब यहाँ पे वेव की थोड़ा-सा वेव के बारे में बताया गया है कि वेव क्या है। सबसे पहले ऑसिलेशन का देख लेते हैं। ऑसिलेशन, जैसे इस जो है ब्रांच में 2 टर्म्स यूज़ हुई थी, एटॉमिक और न्यूक्लियर, यानी एटॉमिक फिजिक्स और एक न्यूक्लियर फिजिक्स। के एटॉमिक में हम पूरे एटम की और न्यूक्लियर में सिर्फ न्यूक्लियस की। इसी तरह यहाँ पे ऑसिलेशन एंड वेव्स है। ऑसिलेशंस में हम, ऑसिलेशन होता है रिपिटेटिव मूवमेंट, और एक जो है पॉइंट के गिर जो है ये मूवमेंट होती है, जैसे पेंडुलम की मूवमेंट होती है। कहीं एक पॉइंट से लेके दूसरे तक, फिर वापस उधर ही तक। तो ऑसिलेशन जो है, वाइब्रेशन भी इसको कहा जाता है। इज अ रेपिटेटिव मूवमेंट और वाइब्रेशन अराउंड एन इक्विलिब्रियम और सेंट्रल पॉइंट, यानी एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो है रेपिटेटिव, मतलब वापस वापस वही वाली मूवमेंट या वाइब्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, तो एक पॉइंट के अराउंड, तो उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑसिलेशन अब ऑसिलेशन की एक अलग से ब्रांच। और फिर बेस, अगर बेस की हमने स्टडी करनी है, बेस में हम क्या स्टडी करते हैं? वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड। अब एयर में डिस्टर्बेंस, अगर मीडियम जो है हमारे पास क्या है? एक एयर है, वाटर है, या फिर सॉलिड, कोई भी सॉलिड। जैसे एयर को अगर हम देखें, एयर हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है? अगर उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो वेव कहलाती है, यानी वेव की फॉर्म में। जैसे हमारे पास एक दूसरे की आवाज हमारे कानों में आ रही होती है, तो दरमियान में क्या होती है? एयर होती है। तो वो एयर जब हम बोलते हैं, तो उस मीडियम में, उस एयर में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। फिर एक कान से दूसरे, मतलब एक ज़बान, एक जब बंदा बोलता है तो दूसरे बंदे तक उसकी आवाज़ जाती है। कैरिंग एनर्जी विदाउट मूविंग द मीडियम इटसेल्फ। अब एनर्जी की बात यहाँ पे यही हो रही है, जैसे हम वॉइस हम बोल रहे हैं, तो ये हमारी एनर्जी है ना, जो दूसरे की कान तक जा रही है, वो सुन रहा है, तो किसके थ्रू जा रही है? दरमियान में मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो क्या है? उसको हम वेव कहेंगे। इस तरह वेव्स मतलब जैसे बनाई भी जाती हैं, तो उसके लिए भी एक अलग पूरी की पूरी ब्रांच है। लास्ट पे हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी स्टडी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी, यानी वो ब्रांच जिसके अंदर हम हीट के बारे में, वर्क के बारे में, टेम्परेचर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके आपस में रिलेशंस। तो उसको हम उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशंस आप थोड़ी बहुत याद कर लें, लिख लें अपनी बुक के ऊपर, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इस ब्रांच में हम क्या चीज स्टडी करते हैं, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख। नेक्स्ट हमारे पास एक बॉक्स है, डू यू नो।
अब बॉक्सेस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, जैसे कि आप लोग को कॉन्सेप्चुअल पेपर बनता है तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज खास तौर पे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपके बॉक्सेस के अंदर से ही आए होते हैं। जो बच्चे बॉक्सेस को छोड़ देते हैं फिर उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, क्यूबिट के बारे में बताया गया है कि क्यूबिट क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है, और यूज्ड बाय इजिप्शियन, इजिप्शियन जो है मिस्र के लोग इसको यूज किया करते थे। पिरामिड, ये जो पिरामिड्स होते हैं इनको बनाने के लिए क्यूबिट का एक यूनिट जो है वो इजिप्शियंस यूज किया करते थे। तो अब ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि क्यूबिट क्या है और इसको कौन लोग यूज किया करते थे और किस पर्पस के लिए यूज किया करते थे, और इससे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अब आगे बताया जा रहा है द क्यूबिट इज द मेजर फ्रॉम योर एल्बो, यानी मेजर क्या है, क्यूबिट है क्या कि आप अपनी एल्बो से मिडल फिंगर की टिप तक, जब आप आग अपनी एक्सटेंड करते हैं तो आप अपनी एल्बो से लेकर मिडल फिंगर की टिप तक जो है इसको मेजर करते हैं। ये थोड़ा सा क्यूबिट के बारे में था, इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। ये आपका एमसीक्यूज या कॉन्सेप्चुअल के हवाले से जो आप शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर 2 लाइनें लास्ट की लिखी हुई हैं, फिजिक्स हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स का एक सब्जेक्ट जो है उसका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक किसके साथ है, मैथ्स के साथ। तो आपने देखा होगा आपकी जिस टीचर ने फिजिक्स पढ़ी होगी उसको मैथ्स के रूल्स के बारे में पता होगा, जिसने मैथ्स पढ़ी होगी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का पता होगा, फिजिक्स सब्जेक्ट उसे आता होगा। यानी फिजिक्स का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है मैथमेटिक्स के साथ, यानी फिजिक्स और मैथ्स जो आपस में जुड़े हुए हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर फिजिक्स वी यूज मैथमेटिक्स एज अ टूल, यानी फिजिक्स की नेचर को समझने के लिए हम मैथमेटिक्स के टूल्स जो है मैथमेटिक्स एज अ टूल यूज करते हैं। फिर देयरफॉर लर्निंग फिजिक्स रिक्वायर्स मैथमेटिकल नॉलेज, फिर फिजिक्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए भी हमें मैथमेटिकल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम इक्वेशंस बना रहे होते हैं ना जब फिजिक्स में, तो उसमें भी हमारे पास मैथमेटिकल जो है नॉलेज पता होना चाहिए, कौन कौन से यहाँ पे रूल्स यूज हो रहे हैं मैथ्स के, और ये सब कुछ। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को देखा कि पहले हमारे पास एक साइंस है, साइंस में जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, और फिजिकल साइंसेज जो है उसको 19th सेंचुरी में इन में डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर फिजिक्स, मेनली फिजिक्स पे हमने पढ़ना था, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर कितनी और ज्यादा ब्रांचेस हैं। फिर हमने एक एक करके सबकी डेफिनेशंस देखी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेने हैं और फिर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इनकी डेफिनेशंस आप जरूर अपनी नोट बुक जो है उस पे या नोटबुक पे कहीं भी नोट कर लें, क्योंकि आप लोगों से ये पूछी जा सकती है। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो आपने टॉपिक आज पढ़ लिया है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में। इस तरह से आपने एक हेडिंग डाली है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिर मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर, इसको आप मार्कर वगैरह से लिख सकते हैं। फिर सब हेडिंग्स डालते जाना है, और ये छोटी-छोटी जो है डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन रिपोर्ट्स, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं, ये थोड़ी समझने के लिए, जैसे मैंने आपको पीछे समझाने के लिए वहाँ पे बताया कि द ब्रांच इन व्हिच वी स्टडी अबाउट, इस तरह समथिंग इस तरह करके। तो ये सब हेडिंग्स डाल के और इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर ये थोड़ा-सा क्यूबिट के बारे में कि क्यूबिट क्या है, फिर कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो लास्ट लाइन 2 लाइन्स हमने पढ़े। ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगला जो है टॉपिक अ, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।